अस्सलाम दोस्तों, मैं खुश आमदीद। जनाब इमरान खान की 10 साल नाअहली कंफर्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जनाब अहम तरीन फैसला सामने आ गया है। इसका मतलब यह है नवाज शरीफ की नाअहली का खात्मा हो रहा है और इमरान खान की नाअहली के दौर का आगाज हो रहा है। एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है। एक के लिए जनाब वेलकम हो रहा है, दूसरे के लिए टाटा बाय बाय हो रहा है। और ये सब कुछ इस्लामाबाद में हो रहा है, शारिया दस्तूर पे हो रहा है और दो अहम तरीन इमारतों में हो रहा है जो एक दूसरे के करीब वाक़ हैं। एक इमारत का नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दूसरी अदालत का नाम है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जनाब काजी की जेर सरबराही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 7 रुकनी बेंच आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली के हवाले से माजी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ही दिए जाने वाले फैसलों का पोस्टमार्टम कर रहा है। वहीं पर दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खामोशी के साथ एक बारीक वारदात डाल दी गई है। कैसे? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और यही सवाल है जिसका जवाब सबसे ज्यादा मुश्किल है या सबसे ज्यादा आसान है। दोनों ही सूरतें हमारे सामने मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दूसरी समात है जिसका ताल्लुक ताहयात नाअहली से है और आर्टिकल 62(1)(f) से है। माजी में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत मुख्तलिफ पोलिटिकल लीडर्स को ताहयात नाअहल किया गया, जिसमें जो है सरकर्दा नाम जनाब नवाज शरीफ साहब का है और जनाब जहांगीर तरीन साहब का है। ये दोनों शख्सियात माजी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिए जाने वाले फैसलों के नतीजे में इस वक्त ताहयात नाअहल हैं। अलबत्ता जो कानून इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए मंजूर किया गया था, उस कानून के तहत एक राय ये भी है कि जनाब इन दोनों शख्सियात के लिए इंतखाबी सियासत के दरवाजे खुल गए हैं। और यही वो नुक्ता है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर बहस है कि क्या आर्टिकल 62(1)(f) में जो तरमीम की गई है या आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह की गई है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए, वो दुरुस्त है, वो स्टैंड करती है, या माजी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिए जाने वाले फैसले ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। और इस हवाले से जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के ये रिमार्क्स बहुत ही ज्यादा मनी केस हैं कि क्या 5 जेंटलमैन की दानिश 326 पार्लियामेंटेरियंस की कानून साजी को खत्म कर सकती है। यह एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है क्योंकि माजी में यह हमने देखा है कि कई जगहों पर इसी तरीके से पार्लियामेंट की इज्तिमाई दानिश का, इज्तिमाई शऊर का मजाक उड़ाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच की तरफ से, 4 रुकनी बेंच की तरफ से, 5 रुकनी बेंच की तरफ से, और पूरी की पूरी पार्लियामेंट इसके ऊपर हैरान और परेशान रही। माजी के अंदर तो एक मर्तबा यह हुआ कि 2/3 अक्सरियत से मंजूर की जाने वाली आइन में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दबाव पर और उस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के दबाव पर ना सिर्फ उसको रिविजिट करना पड़ा बल्कि उनकी मर्जी के मुताबिक आइन के अंदर असर नौ तब्दीली करके उनको राजी रखना पड़ा, वरना उनके नतीजे में वो आइन की इस पार्लियामेंट को पार्लियामेंट के साथ ही घर भेजने की मुकम्मल तौर पर तैयारियों में बैठे हुए नजर आ रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट की इज्तिमाई दानिश पर किसी एक चीफ जस्टिस या किसी जस्टिस का उजारा नहीं है, यानी उनकी मोनोपोली इसके ऊपर नहीं है। यही मामला है जो इस वक्त जेर बहस है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने आज इस समात के आगाज पर यह बात उनकी तरफ से कही गई कि जनाब ये जो आर्टिकल 62(1)(f) है, इसमें नाअहली की मुद्दत कितनी है, जिस पर जो वकील थे खुर्रम रजा साहब, उनका यह मानना था कि जनाब इसके अंदर मुद्दत का तायुन नहीं है, लेकिन वो ताहयात नाअहली को सपोर्ट करते हैं। और यह कहते हुए उन्होंने अदालत के दायरा इख्तियार के ऊपर सवाल उठा दिया। उनका यह मानना था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मौके पर इस सवाल का जवाब लेने की पोजीशन में नहीं है और यह उसके दायरा इख्तियार में नहीं आता। इस समात का इब्तदाई हिस्सा इसी एक बहस मुबासे में गुजर गया। अलबत्ता उसके बाद यह समात आईनी सवालात के इर्द गिर्द घूमते रही। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सवाल उठाया कि अजीब नहीं लगता कि क्रिमिनल दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है, सिविल नौयत की गलती वाला नहीं, कत्ल और अगवा के मुजरिम को सजा मुकम्मल करके इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई है। जिस पर खुर्रम रजा का यह कहना था कि इस्लाम भी ईमानदार और दयानतदार होने का दर्स देता है और नीयत की बात करता है। जिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का यह कहना था कि आप खुद अपनी ही बात की तरदीद कर रहे हैं, आप खुद ही अपनी मारूजात की नफी करने वाली बात कर रहे हैं। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह का यह कहना था कि कागजात नामजदगी में गलत बयानी पर कहा जा सकता है कि आप अमीन नहीं, यह तो नहीं कहा जा सकता कि आप सारी जिंदगी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस मौके पर
खुर्रम रजा साहब से सवाल किया कि आप आर्टिकल 62 और 63 की पहली सतर पढ़ें। खुर्रम रजा का यह कहना था कि अदालत ने सिर्फ 62(1)(f की तशरीह करनी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत तो तशरीह कर ही रही है। और उसके बाद जो अहम तरीन रिमार्क्स हैं काजी साहब की तरफ से वो सामने आए। काजी साहब का यह कहना था कि आप आमिरों की हिमायत कर रहे हैं। आमिर ने सियासतदानों को नाअहल करने का कानून बनाया। किसी आमिर पर नाअहली का कानून लागू हुआ। मुनाफिक काफिर से भी बुरा होता है। मुनाफिक सब जानते हुए गलत काम कर रहा होता है। मेरे वालिद एब्डो कानून के जरिए अयूब दौर में नाअहल हुए। आप आर्टिकल 225 की बात क्यों नहीं करते? वकील खुर्रम रजा का कहना था कि 18वीं तरमीम में 62(1)(f में शामिल शिकों की तौसीक की गई है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यहां तो आइन में तरमीम भी गन पॉइंट पर होती है, और ये गन सिर्फ फौजियों ने नहीं रखी थी। माजी के अंदर जिस तरीके से एक चीफ जस्टिस ने भी पार्लियामेंट की कनपट्टी के ऊपर बंदूक रख के अपनी मर्जी की आइन में तरमीम कराई थी जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, और यही जजेस की वो अपॉइंटमेंट का इशू है जो इस वक्त हमारे गले का तौक बन चुका है। इमरानदारी और आइनदारी के अंदर इस वक्त जो मुकाबला है वो अपनी मिसाल आप है। माजी में इसी प्रोजेक्ट इमरान खान के लिए इसी आर्टिकल 62(1)(f के जरिए, इसी कानून के जरिए जो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने पार्लियामेंट के गले के ऊपर छुरी रखकर मंजूर कराया था, उसके जरिए ही ये सारे का सारा खेल खेला गया। आपको याद होगा कि जिस वक्त पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 58(2)(b मौजूद थी, जिसके जरिए सदर साहब किसी भी वक्त अपनी डिस्क्रिशन के ऊपर असेंबली को बर्खास्त कर सकते थे, उस वक्त यही एक तरीकाकार था वजीर आजम को घर भेजने का। लेकिन जब आइन में तरमीम के जरिए आर्टिकल 58(2)(b का खात्मा किया गया, ये जो इसको तनसीख की गई, ये इख्तियार सदर से वापस लिया गया, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को इस बात की जरूरत महसूस हुई कि जनाब मुंतखब हुकूमत जो हमारी उंगलियों के इशारों पर ना चले, जो कठपुतली ना बने, जो प्रॉक्सी ना बने, उसको घर भेजने के लिए कौन सा तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा। तो जनाब उसी चक्कर के अंदर ये 62(1)(f की दरियाफ्त हुई थी। उससे पहले किसी को 62(1)(f की जो है वो जरूरत ही पेश नहीं आ रही थी। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि 62(1)(f भी आइन में मौजूद है। 62-63 का जिक्र सिर्फ कागजात नामजदगी के वक्त ही होता था, दुआए कुनूत ही सुनने के लिए होता था कि रिटर्निंग ऑफिसर के सामने उम्मीदवार जाता था, उसे कहता था दुआए कुनूत सुना, तीसरा कलमा सुना, इस्लाम के अहम जो है अरकान उनके नाम बताओ। इस तरह के सवाल जवाब होते थे रिटर्निंग ऑफिसर के उम्मीदवार के साथ, और फिर उसकी वीडियोस बनती थी, सोशल मीडिया पर वायरल होती थी, अखबारों के अंदर खबरें छपती थी। अब क्या होता है? अब सूरत हाल बदल गई है। अब उनको पता है कि 58(2) भी मौजूद नहीं है, तो लिहाजा इस टूल को इस्तेमाल किया जाए 62(1)(f के जरिए नापसंदीदा बंदे को ताहयात पूरे पॉलिटिकल सिस्टम से आउट कर दिया जाए। और इसीलिए जनाब नवाज शरीफ सबको घर भेजा गया था। दिलचस्प बात यह है कि अब खुद जो वो तमाम लोग जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान की तश्कील की थी, अब खुद वो प्रोजेक्ट इमरान खान के हाथों हर रोज जूते खा रहे होते हैं। सोशल मीडिया पर हर रोज उनकी कुत्ते वाली हो रही होती है, हर रोज उनके सर के ऊपर जनाब जूते पड़ होते हैं, और वो अपने बालों को नोच होते हैं कि यार केड़े बांदर दे आता सी उस तरह पड़ाता है, हर रोज साड़ी टेंड करी जा रहे हैं। अब उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि जनाब ये वाला उस तरह हमने जिस बांदर के हाथ में पकड़ाया था वो जनाब हमारी जान लेके छोड़ेगा, लिहाजा अब करेक्शन करनी है। ले जी करेक्शन कर ले। आप एक चीज को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, 10 चीजें आपके हाथ से खराब हो रही हैं। इस वक्त भी ईमानदारी का वायरस हर एक जगह पर ना सिर्फ मौजूद है बल्कि वो बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुका है। अब बात अगर हम 62(1)(f की करें तो एक लॉजिकल सी बात है। लॉजिकल सी बात इस वजह से मैं कर रहा हूं, ये इसका जिक्र कर रहा हूं कि आइन के अंदर किसी भी तरह की कोई तब्दीली आइन में तरमीम के जरिए ही की जा सकती है। यह एक मुसलमा असूल है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट किसी भी तरीके से 2/3 मेजॉरिटी से की जाने वाली आइन में तरमीम का मुतबादल नहीं हो सकता। इसके अंदर किसी को कोई शक व शुबे की बात नहीं। हां, वो कानून जिस जगह पर नामुकम्मल है उसकी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए उसकी तशरीह की जा सकती है, और यही अमल किया गया। खुर्रम रजा साहब ने किसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने नुक्ता रखा कि जनाब ताहयात नाअहली खत्म करने के लिए आइन में तरमीम करना होगी, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा का यह कहना था
कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली का तयन आइन में मौजूद ही नहीं है। जब आइन में मौजूद नहीं है तो इसकी तशरीह क्या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए नहीं की जा सकती? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली का तयन आइन के मुताबिक नहीं, अपनी सोच के मुताबिक किया गया हो? और यह कहते हुए उन्होंने माजी में इस तरह के केसेस में ताहयात नाअहली की सजा सुनाने वाले जजेस के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। मेरी तो ख्वाहिश है कि जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जरा दिल बड़ा करें। यह वाला जो फैसला है, जिन लोगों ने यह ताहयात नाअहली का फैसले दिए, उन जज साहिबान को तो जरा एक मर्तबा नोटिस कर दें, उनको तो बुलाएं। आजकल तो लाइव कवरेज चल रही है, जरा उनसे पूछें तो सही कि जनाब आपने ये 62(1)(f) का ये मतलब कैसे ले लिया कि जिस जगह पर नाअहली का जिक्र नहीं है वो ताहयात नाअहल ही तस्वुर होगा। और मेरा ये ख्याल है कि इस बात के लिए उन तमाम जजेस को अदालत के अंदर रोस्ट्रम पर बुलाकर उनके साथ सवाल जवाब हो तो ये ज्यादा दिलचस्प सिचुएशन बनेगी। खैर, ये मामला अब मुझे उस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है जहां पर नवाज शरीफ साहब की नाअहली का खात्मा होगा, जहां पर इस बात को प्रिवेल किया जाएगा कि पार्लियामेंट की इज्तिमाई दानिश इनफैक्ट पाकिस्तान के अवाम की इज्तिमाई सोच को और उनके इज्तिमाई फैसले को डिपेक्ट करती है, लिहाजा वो फैसला स्टैंड करेगा। और मेरा ख्याल है कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक शायद आज के दिन की समाअत मुकम्मल हो जाए। काजी साहब का तो ये मानना है कि शायद वो आज ही के दिन इस केस की समाअत को मुकम्मल करके फैसला, अबूरी फैसला भी सुना सकते हैं, या ये जो जजमेंट है अपनी इसको रिजर्व भी कर सकते हैं। मुमकिन तौर पर आज किसी भी वक्त इस केस का फैसला आ जाएगा और मेरी नजर के अंदर इस केस का फैसला यही होगा कि पार्लियामेंट की तरफ से बनाई गए कानून के मुताबिक अब नाअहली की मुद्दत 5 साल ही होगी। दूसरी जानिब जिस तरीके से मैंने गुफ्तगू के आगाज में कहा कि एक आ रहा है, एक के लिए वेलकम हो रहा है, दूसरे के लिए टाटा गुड बाय हो रहा है, यह मामला भी बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस अहम तरीन मुकदमे की समाअत जारी थी, ठीक उसी वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जिसको हेड कर रहे थे मिस्टर जस्टिस मोहसन कियानी साहब और उनके साथ जनाब जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज साहिबा उस बेंच में शामिल थी। उस बेंच ने खामोशी के साथ नैब की तरफ से एक जो पिटीशन नाअहली केस के हवाले से दी गई थी उसको एडमिट कर लिया है, उसको तस्लीम करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को खारिज कर दिया है। अब इसके नतीजे में उन लोगों, वो तमाम लोग जिनको नैब के कानून के तहत सजा दी गई थी, वो सजा की कंप्लीशन के बाद अगले 10 साल के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल नहीं होंगे। और इसका पहला नतीजा भी बरामद हुआ जब मुस्लिम लीग नून की तरफ से कल ही बलूचिस्तान के सूबाई और नेशनल असेंबली के हलकों में जनाब इसहाक डार साहब के दस्तखतों के साथ खुद उनके अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक फहरिस्त को जारी किया गया जिसके अंदर सीरियल नंबर 19 के ऊपर जनाब फाइक जमाली साहब का नाम था। और आज ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला है, इसके नतीजे में जनाब की तो हो गई बस, क्योंकि वो सीरियल नंबर 19 अब अगले 10 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। इसका फैसला और इसका फायदा यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून को तो होगा ही होगा, लेकिन वो तमाम लोग या वो तमाम कुव्वतें जो इमरान खान को सियासी मैदान से आउट करना चाहती हैं, उनके लिए भी ये फैसला और इस फैसले की टाइमिंग दोनों ही बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल हैं। कैसे, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको याद है कि इस वक्त नैब के मुकदमात हैं मुख्तलिफ जो इमरान खान साहब पर मौजूद हैं, उनमें से 2 मुकदमात इस वक्त बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ उनकी समाअत जारी है। एक है तोशा खाना केस, जिसमें हालिया तौर पर अरब शहजादे की तरफ से वो जो ज्वेलरी थी जिसकी मालियत तकरीबन 3.25 अरब रुपए बनती थी, वो वाला डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आए। और तोशा खाना केस में इमरान खान साहब के हवाले से नैब के रेफरेंस के अंदर अहम तरीन जो डॉक्यूमेंट्स है वो मौजूद है और मुमकिन तौर पर यहां पर भी इमरान खान साहब के बच निकलने के इम्कानात कम है। और इसकी सजा कम से कम 10 साल है और नाअहली की मुद्दत मिला के 10 साल, यानी अगर इस केस के अंदर तोशा खाना केस में इमरान खान को सजा सुनाई जाती है तो 10 साल की कैद की सजा होगी और 10 साल कैद भुगतने के बाद 10 साल की नाअहली होगी। इसका मतलब यह है कि 20 साल के लिए इमरान खान का पत्ता साफ हो गया। दूसरा मुकदमा जो चल रहा है इमरान खान साहब के ऊपर वो है 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट केस का केस, और यह भी नैब का केस है और इसके अंदर भी नाअहली और जो है कैद की सजा वो दोनों इसके अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि अगले मरहले में इमरान खान साहब को मुमकिन तौर पर
एहतसाब अदालतों की तरफ से सजाएं सुनाई जाएंगी और ये सजाएं जो है ठोस शवाहद की बुनियाद पर, जिस तरह मैंने आपसे बताया कि ये 190 मिलियन पाउंड्स का भी ओपन एंड शट केस है। इमरान खान साहब की काबीना के वजीर इमरान खान के खिलाफ आके गवाही दे रहे हैं, इमरान खान के अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आके इमरान खान के खिलाफ गवाही दे रहे हैं, तो इससे बढ़कर और क्या सबूत चाहिए। दूसरा, वो जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि जनाब तोहफे लिए, तोहफे बेचे, खत्म होगी बात। इसके अंदर भी कोई ऐसी चीज नहीं। खुद इमरान खान साहब अपने गोशवारों के अंदर जिक्र कर चुके हैं कि मैंने तोहफे बेचे। अब वैल्यू का तयन के ऊपर सवाल है और वैल्यू के तयन के लिए भी नैब ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करा दिया है, लिहाजा ये काम भी खत्म। अब ये जो हाईकोर्ट ने खामोशी के साथ फैसला सुना दिया है कि जनाब नैब की अपील को मंजूर करके सिंगल बेंच का जो फैसला है उसको फारिग कर दिया, तो इस टाइमिंग के अंदर, इस खास टाइमिंग के अंदर जब 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं, यह फैसला बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है और यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि मुस्तकबिल में भी इमरान खान साहब की पाकिस्तान की सियासत में एंट्री, वापसी, री एंट्री, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि उसके आगे एक रेड लाइन खींच दी गई है तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। इमरान खान साहब पाकिस्तान की सियासत से हमेशा हमेशा के लिए आउट होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे यह बात किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, यही हकीकत है। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।